हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स की और इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से समराइज करने वाले हैं अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दिस इज़ आवर मिशन, लेट्स गो टू आवर मिशन। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हु हैज़ टेकन द चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी में किसने चार्ज लिया है 35th डायरेक्टर जनरल से, यानी डीजी कौन बने हैं? तो डीजी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं नए डीजी और ये 35th नंबर के डीजी हैं। ठीक है, तो अब एनसीसी की बात करें तो एनसीसी का क्या मोटो रहता है? नॉर्मली अगर बात करें एनसीसी की तो एनसीसी का मोटो रहता है कि यूनिटी हो और डिसिप्लिन हो। और लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स की बात करें तो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को रिप्लेस करा है और ये खुद बन गए हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो वत्स को कमीशन किया था 19th कुमाऊं रेजिमेंट इन द दिसंबर 1988 में इनको जो है कमीशन किया था। इनकी अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ गई होगी पहली न्यूज़, आई होप। तो आपने क्या याद रखना है कि भैया एनसीसी के जो बच्चे हैं, बच्चों को हम कहते हैं वत्स, तो बड़े वीर हैं। एनसीसी के बच्चे जो हैं बड़े वीर हैं, तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि वीरेंद्र वत्स अभी इनके डीजी बन चुके हैं और ये 35th नंबर के डीजी हैं। चलिए और अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मेडागास्कर। मेडागास्कर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जनरल रॉफिन फोर्टुनाट बने हैं और इन्हें अपॉइंट किया है इनके प्रेसिडेंट ने एंड्री राजोएलिना। एंड्री राजोएलिना ये प्रेसिडेंट का नाम है और प्राइम मिनिस्टर जो बने नए मेडागास्कर के वो है जनरल रॉफिन फोर्टुनाट। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। फ्रांस के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो हैं सेबस्टीन बने हैं। और इनके जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इमानुअल मैक्रोन। इमानुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्टॉन 2025 ये कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं विकसित भारत के? तो विकसित भारत बिल्टन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है कैप्टन कौन? कैप्टन का नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, आप देख सकते हैं। और ये पहले इंडियन है जिन्होंने IASS को विजिट करने वाले पहले इंडियन भी कौन है? शुभांशु शुक्ला। आइए आगे देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस की जो अवार्ड्स मिले हैं। तो नोबेल प्राइज़ की बात करें तो मेडिसिन में सबसे पहले आप देखोगे मेडिसिन में प्राइज़ मिले हैं। विनर देखो, एक है मैरी ब्रैनको, एक फ्रेड रैमस्टिल और शिमोन साकागुची। ये 3 लोग हैं, मैरी ब्रैनको, फ्रेड रैमस्टिल और शिमोन साकागुची। इनको अवार्ड मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस में डिस्कवरी करने पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलो अब इसकी ना एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है कि देखो, मैरी, फ्रेड एंड सिमोन गुच्ची है ना। सो मैरी, फ्रेड जो है फ्रेड रामस्टेल। तो आप इनको ऐसे याद करो, मैरी का पहला वर्ड देखो मैरी हो गया, रामस्टेल में आप राम ले लो और साका गुच्ची का गुच्ची चाहे तो ले लो, गुच्ची। तो आपको ऐसे सोचना थिंक कि राम जो है वो एक गुच्ची का पर्स ला रहा है, राम जो है वो गुच्ची का पर्स ला रहे हैं मैरी के लिए। तो यानी 3 नाम है, रामस्टिल, मैरी। पर्स किसके ला रहा है? मैरी का और गुच्ची का है। सो यू कैन लर्न इफ़ यू वांट। चलिए, तो ये मेडिसिन है, मेडिसिन में इन्हें रिसर्च करी है कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। आगे देखते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए अवार्ड दिया गया है किस किस को? इसमें अवार्ड मिला है सुसुमु कितागावा जो कि जापान के हैं, कितागावा जापान के हैं। रिचार्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, रिचार्ड रॉबसन। ओमर एम यागी USA के हैं, ओमर एम यागी। तो केमिस्ट्री में आपने याद रखना है कि भैया ऑर्गेनिक के लिए फ्रेमवर्क मिला है
इसको आप याद कर सकते हो ORS से। सो O से ओमोर, ओमोर है ना, जो कि USA के हैं। R से रिचार्ड और S से सुषुमु। ठीक है, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब नोबेल प्राइज़ को ही अगर कंटिन्यू करें आगे, तो नोबेल प्राइज़ की बात चल रही थी, लिटरेचर की बात हो जा रही। लिटरेचर में देखो, लिटरेचर में कौन है विनर? लिटरेचर में विनर है लाज़लो, लाज़लो क्राज़ानाका, लाज़लो, लाज़लो, इधर देखो, क्राज़न हॉरकोई। सो क्राज़न हॉरकोई ये हंगेरी के हैं, ये हंगेरी के हैं और इन्हें मिला है लिटरेचर के लिए अवार्ड। ठीक है, लिटरेचर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। पीस में बात करें तो पीस में कौन है? मैरिया कोरिना मैचाडो, मैरिनिया कोरिना मैचाडो। सो ये वेनेजुएला की हैं, इनको पीस के लिए अवार्ड दिया गया है। और इकोनॉमिक्स में बात करें कि भैया लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए भी 3 पर्सन्स को अवार्ड दिया है, जोएल मोक्योर, फिलिपिन एग्योहन और पीटर हॉविट। तो किस किस को मिला है? जोएल मोक्योर, फिलिपियन एग्योहन और पीटर हॉविट, इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। पीस के लिए है मेरिया कोरिना मैचाडो जो कि वेनेजुएला की हैं, और लिटरेचर में लाज़लो क्रांजी हॉरकोई जो कि हंगेरी के हैं। अब कुछ स्टैटिक बात करें तो इंडिया की जो नोबेल लीगेसी है उसमें पहले, इंडिया की जो नोबेल लीगेसी है उसमें जो पहले इंडियन हैं कौन है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला था गीतांजलि के लिए। तो सबसे पहले 1913 में किसको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए? वो गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और केमिस्ट्री में वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको मिला है 2009 के अंदर, 2009 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब कुछ डिफेंस के बारे में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को देख लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने सेलिब्रेट करी है 93rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, और जो मेन सेलिब्रेशन हुआ था वो गाज़ियाबाद पे हुआ था। गाज़ियाबाद यूपी में आता है, आप सबको पता है। थीम रही थी फॉरगिंग द फ्यूचर स्काइज, फॉरगिंग द फ्यूचर स्काइज। ऑलराइट, तो अब इंडियन एयरफोर्स के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 8 अक्टूबर 1932 में। 8 अक्टूबर 1932 में, 8 चौक 32 होता है, तो 8 अक्टूबर 1932। मोटो क्या था? टच द स्काई विद द ग्लोरी, टच द स्काई विद द ग्लोरी। एंड भैया ये जो सोर्स है, ये जो लिखा है नभा स्पृजम दीप्तम, ये 11वें चैप्टर ऑफ भगवद गीता से लिया गया है। एनीवेज, तो अब इसको जो है एक टाइटल, जो रिसेंट इसका माइलस्टोन है वो क्या है कि इंडियन एयरफोर्स को रिसेंटली एक फेयरवेल भी दी गई थी MiG-21 फ्लीट की। एक इवेंट हुआ था चंडीगढ़ में, ठीक है, तो वहाँ पे इन्हें फेयरवेल मिली है MiG-21 फ्लीट की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फील्ड में बात करें तो सेबी जो है वो मैंडेट कर रही है कि वैलिडेटेड यूपीआई हो ताकि भी फ्रॉड का पता कर सकें। तो पहले तो नॉर्मली कुछ भी आप लिखते थे, बट अब कंपलसरी हो गया है कि @ लास्ट में हमने सफिक्स लगाना है @वैलिड यूपीआई, ऐसा उन्होंने सफिक्स बना दिया 1 अक्टूबर 2025 के बाद। तो अब सभी को कंपलसरी हो गया ये। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहे थे, और फ्रॉड वाली एंटिटीज़ को पकड़ना है तो एक प्रॉपर वो तो चाहिए, कोई सफिक्स तो बनाना ही था, तो सेबी ने बनाया है @वैलिड यूपीआई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो नेशनल न्यूज़ में आप देखोगे 2 न्यू रामसर साइट्स जो हैं ऐड हुई हैं बिहार में, एडेड इन द बिहार। सो रामसर साइट्स जो हैं वो बिहार के थ्रू ऐड हुई हैं, 2 नई रामसर साइट्स बनी हैं। और अब रामसर साइट कितनी हो गई है? इंडिया का जो वेटलैंड नेटवर्क है ना, वो भी 93 साइट्स तक पहुंच चुका है। पहली साइट जो ऐड हुई है वो है गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, और बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और एक उदयपुर का लेक है जो वेस्ट चंपारण में है, और वो भी बिहार के अंदर आता है। तो अब इंडिया में हो गई है 93 रामसर साइट, और दिस मेक्स इट फर्स्ट इन द एशिया, एशिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया को थर्ड बनाता है आफ्टर यूके। यूके की रामसर साइट्स है 176,
और मैक्सिको की है 144। तो थर्ड हुआ ना, यूके की 176 है और मैक्सिको की 144 रामसर साइट्स हैं। नाउ व्हाट इज़ रामसर साइट बेसिकली? सो रामसर कन्वेंशन होता क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी होती है, साइन होती है, और ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 में रामसर में, ईरान में, ताकि वेटलैंड को कंजर्व कर सकें। तो इसी को एक रामसर कन्वेंशन कहा गया था 2 फरवरी 1971 को, रामसर और ईरान में कि वेटलैंड को हम कंजर्व कर सकें। एक्चुअली वर्ल्ड का जो वेटलैंड डे है ना, वो भी हर साल इसलिए 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज दिस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी वेटलैंड साइट जो भी रामसर लिस्ट में ऐड हुई है ना, वेटलैंड साइट, इन सब का एक रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, ये सब, या क्या ह्यूमन की इंटरफेरेंस के इससे चेंज आ रहा है, या क्या प्रायोरिटी है इनको कंजर्व करने की, वो सब मैनेज होता है इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। अगला देख लेते हैं गाइस। देखो, इंडिया टू होल्ड द नेशन वाइड सेलिब्रेशन फॉर 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 ईयर्स हो गए हैं। तो वंदे मातरम के कंपोज़र कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। संस्कृत में इन्होंने 1870s के टाइम पे लिखा था और इसको नेशनल सॉन्ग का स्टेटस मिला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो इसलिए मनाया गया है, क्या मनाया गया है? 150 ईयर्स मनाए गए हैं वंदे भारत के, वंदे मातरम के, जो कि एक नेशनल सॉन्ग है। लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट की बात करें तो FATF ने आइडेंटिफाई किया है कि हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस को आइडेंटिफाई किया है। अब एक 4th FATF वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, कहाँ पर? पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। चौथी मीटिंग हुई थी जिसमें जो हाई रिस्क नेशन थे ना, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया है। ब्लैक लिस्ट यानी प्रॉपर उनको आउट किया है, जिसमें से एक नॉर्थ कोरिया है DPR के, एक ईरान है और एक म्यांमार है। सो व्हाट टू डू? इन लिस्ट्स का क्या मतलब होता है? देखो, एक होती है ग्रे लिस्ट जिसमें वार्निंग दी जाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो तो आपको एक वार्निंग के तौर पे दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट होती है कि कॉल फॉर एक्शन। सो इस कंट्री, मतलब ब्लैक लिस्ट में जो आ जाती है ना कंट्री, उसको काफ़ी सीरियस प्रॉपर वो करना पड़ता है, यानी फेस करना पड़ता है इकोनॉमिक और डिफ़िकल्टी काफ़ी फाइनेंशियल लेवल पे भी। ठीक है, तो अभी कौन कौन? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट करा है, हाई रिस्क नेशंस हैं ये। और ग्रे लिस्ट में उनको रखते हैं जिनको भाई अभी हम भाई तुम पे निगरानी बनाए हुए हैं, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है। तो FATF की मीटिंग हुई है पेरिस के अंदर, चौथी मीटिंग थी ये फ्रांस में नहीं, मतलब वैसे। आगे बात कर लेते हैं अब करंट अफेयर्स, तो बहुत सारे होते हैं। अब हम पर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और थीम्स हैं, एक ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। तो अब आप अक्टूबर में बात करें तो 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। थीम रही है कि ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। और आपको पता है क्यों? देखो, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को होता है और 5 सितंबर को क्या होता है? नेशनल टीचर्स डे, जो S राधाकृष्णन के बर्थडे पे आता है। फिर 9 अक्टूबर को क्या होता है? वर्ल्ड पोस्ट डे। और नेशनल पोस्ट डे कब होता है? 10 अक्टूबर को होता है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कब फाउंड हुई थी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कब फाउंड हुई है? 1874 में हुई है, बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सो थीम क्या है? द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड। तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे, जो 80th एनिवर्सरी ऑफ UN चार्टर्स एंट्री है, जो आई थी 1945 के अंदर। ठीक है, अब कुछ अक्टूबर की स्ट्रैटेजिक टेक अवेज देख लेते हैं फटाफट से। देखो,
पहली थीम है किस पे, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप पे फोकस दिया गया है। इसमें क्या है कि एडिशन ऑफ 2 न्यू रामसर साइट्स है, ये आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर दूसरा क्या है एनवायरमेंट में, IUCN ने पहली अभी तक मोशन लिया किस पे, सॉइल की सिक्योरिटी पे। ये एक और पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है एनवायरमेंट के केस में। तीसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया रामसर साइट का, दूसरा हो गया सॉइल की सिक्योरिटी का, तीसरा आप देख लीजिए कि रिकॉग्निशन हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन हब का भी। जैसे हाइड्रोजन मिशन चल रहा था ना, तो ग्रीन हाइड्रोजन हब का मिशन भी, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट जो थीम है वो है इंडिजिनियस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। इसमें आपको किस किस बातों पे ध्यान देना है कि एक तो है INS एंद्रोथ का हुआ है कमिश्निंग। दूसरा प्रोक्यूरमेंट ऑफ द सक्षम, एक सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है, सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम, जिससे जितने भी वो ड्रोन्स आते हैं ना उनको वहीं के वहीं इतना सक्षम है कि वहीं के वहीं वो वापस कर सकता है, वापस नहीं यानी एक जज कर सकता है प्रॉपर। और तीसरा है कि भैया सेल्फ रिलायंट होएंगे, हम सेल्फ रिलायंट पल्सेस में होंगे, ऐसी न्यूज़ भी पता चलती है। यानी एक ओवरव्यू अभी आपको बता रहे हैं, बाकी और भी लेक्चर्स हैं अक्टूबर पे, आप ये मत सोचिएगा बस इतना ही है, तो और भी लेक्चर्स आपने वो भी देखने हैं। ये एक वन शॉट है एक ओवरव्यू के लिए कि क्या क्या है अक्टूबर के महीने में जानने के लिए। तीसरा देखिए कि तीसरा हमें पता चला कि इंडिया की पहली रैंक है एशिया में रामसर साइट्स को लेके, और कुछ की अपॉइंटमेंट जो हमने देखी, एंड IUCN का जो अवार्ड मिला सोनाली घोष को, ये सब भी आपको पता चलेगा। तो बस कुछ नहीं, आपने सारी डिटेल्स समझ ली होगी, एक ओवरव्यू, बाकी आपको अदर लेक्चर्स में देखना है ध्यान से। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो देखिए, अभी तक हमने अक्टूबर की करंट अफेयर काफ़ी कवर कर लिया है, और आज हम एक स्पेशल सेशन लाए हैं। तो अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर में MC के क्वेश्चन रह गए थे करवाने, तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और उसमें ट्रिक्स भी होंगी, स्टैटिक जीके सब इंक्लूड होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 से अपॉइंटमेंट्स, प्रमुख नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI के रूप में किससे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं किसको नियुक्त किया गया है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से देखा हो तो जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया है। चलो देखो, तो प्रेसिडेंट ने जस्टिस सूर्यकांत को 53rd चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया है, और जो 24 नवंबर 2025 को चार्ज लेंगे। अब बाकी जैसे ऑप्शंस जो दे रखे थे, जैसे जस्टिस गवई, तो जस्टिस भूषण R गवई, ये जो हैं ये ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, ये ऑलरेडी इस पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। और जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ का क्या है, ये पुराने CJI हैं। चलो अब इसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके का फैक्ट है वो देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज नंबर 2 कहता है, तो आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज नंबर 2 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 65 ईयर की एज तक सर्व करते हैं, यानी 65 ईयर तक की एज तक वो चीफ जस्टिस रह सकते हैं। ये होता है आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज 2 कहता है। अब जो क्वेश्चन था, इसको ट्रिक क्या है लर्न करने की, ट्रिक उसकी ये है कि जुडिशरी में नया सूर्य उदय हुआ है, यानी सूर्यकांत, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं सानिया ताइकाची, ये जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि सानिया ताइकाची बनी है, और ये फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी जापान की।
बाकी जैसे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कैथरीन कोलोनली, तो कैथरीन कोलोनली जो है ये आयरलैंड की प्रेसिडेंट है, आयरलैंड की प्रेसिडेंट है। यानी इस बहाने आपको आयरलैंड की प्रेसिडेंट के बारे में पता चला, वो कौन है, कैथरीन कोलोनली। मासाका नोजोवा जो ऑप्शन में दे रखा है, ये एक फेमस वॉइस एक्टर है, मासाका नोजोवा, आपको पता होना चाहिए कौन है। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लें। तो जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है, जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। और जापान के 4 मेन आइलैंड्स की बात करें तो उसमें आता है होकाइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में इसमें बात करें तो जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है और जापान में 4 मेन आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकागो और क्योंशु। तो क्यूशु इन सब से क्या है, इनसे तो ये जापान जो है इन 4 आइलैंड से बना है। अब देखो, अब ट्रिक क्या है जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि जापान में एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जापान की। तो ट्रिक ये है कि जापान ने फीमेल प्राइम मिनिस्टर की कहानी सुनाई से आपने याद रखना है सानाए ताइकाची। ठीक है, तो जापान ने एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर की कहानी सुनाई है, तो हमने इस तरह से याद रखेंगे सानाए ताइकाची। चलिए अगले तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 35th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नेशनल कैडेट कॉर्प के 35th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसके डायरेक्टर जनरल? लेफ्टिनेंट जनरल वत्स बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वत्स बने हैं एनसीसी के 35वें डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वत्स। देखो, तो लेफ्टिनेंट जनरल वत्स जो है, इन्होंने एनसीसी के 35वें डायरेक्टर जनरल का चार्ज लिया है, इन्होंने 35th डायरेक्टर जनरल का चार्ज लिया है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखो, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, और दे रखे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो अगर गुरबीर पाल सिंह की बात करें, देखो अदर ऑप्शंस में लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरबीर पाल सिंह है, ये पुराने डायरेक्टर जनरल थे, अनिल चौहान जो है वो सीडीएस है, ठीक है। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की और फिर इसकी ट्रिक की। स्टैटिक जीके इसमें आपको क्या है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई है? एनसीसी की हम क्योंकि डायरेक्टर जनरल की बात कर रहे हैं तो उसकी स्थापना की बात कर लें तो उसकी स्थापना हुई है 1948 के अंदर। कब हुई है? 1948 के अंदर इसका स्थापना हुई है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? एनसीसी का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है एनसीसी का हेड क्वार्टर बच्चे? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो देखो, एनसीसी के कैडेट्स हैं और उनके डायरेक्टर 35वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वत्स बने हैं, वीरेंद्र वत्स। तो वत्स हम बच्चों को भी कहते हैं ना कि वत्स को हम बच्चों को भी वत्स कहते हैं। वत्स सुनो, तो बच्चों की तरह हम कह रहे हैं कि वत्स यानी बच्चे वीर होते हैं। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि एनसीसी के कैडेट्स यानी एनसीसी के जो वत्स हैं, कैडेट्स हैं बच्चे, वो वीर होते हैं। तो आप याद रखेंगे वीरेंद्र वत्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल जो 2025 से 2029 के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल 2025 से 2029 तक के रूप में किसको चुना गया है? तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। तो मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ, यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके रूप में चुना गया है खालिद इल एनानी को चुना गया है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के रूप में। देखो क्या है, जो खालिद इल एनानी है ना, ये इजिप्ट के खालिद ई एनानी
इल इनानी जो है ये यूनेस्को के पहले अरब चीफ होंगे, यूनेस्को के पहले अरब चीफ होंगे ये, ठीक है। इजिप्ट के खालिल इल इनानी यूनेस्को के पहले अरब चीफ होंगे, यानी अभी तक यूनेस्को में अरब चीफ कोई नहीं बना होगा, तो ये पहले अरब चीफ बन रहे हैं, इजिप्ट के हैं खालिल इल इनानी, और 2025 से 2029 तक ही रहने वाले हैं इस पोजीशन पे। अब बाकी ऑप्शन जैसे दे रखे हैं औदरेदे ओजोले, तो जो औदरेदे ओजोले है ये पुरानी डायरेक्टर जनरल हैं, पुराने डायरेक्टर जनरल हैं। और तेद्रोस अधानोम ये WHO के चीफ हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं तेद्रोस अधानोम। और औदरेदे ओजोले कौन है, ये पुराने डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इसकी स्टैटिक जीके पे। तो इसकी स्टैटिक जीके में बात करें, यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है गाइस, यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ पर है, पेरिस है फ्रांस में। सो पेरिस है फ्रांस में और यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, जो कि फ्रांस में। तो अब ट्रिक कैसे याद रखनी है आपने कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स होती हैं, राइट। तो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स नानी के ज़माने की पुरानी है ना, नानी के ज़माने की पुरानी है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे खालिद ई इनानी। सो नानी के टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, तो दैट इज़ आप याद कर सकते हैं कि यूनेस्को के ये पहले अरब चीफ हैं और ये इजिप्ट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है, दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है। तो देखो ऑप्शन है नरेश कुमार, राजीव वर्मा, धर्मेंद्र या तरुण पिथौदा। तो किसको अपॉइंट किया है, राजीव वर्मा को अपॉइंट किया है दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में, ठीक है। तो अब देखो 1992 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं, 1992 बैच के IAS ऑफिसर कौन है, राजीव वर्मा। और अब उनको दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट मिल रही है, अपॉइंट किया गया है उन्हें। और बाकी जो ऑप्शंस दे रखे थे जैसे कि नरेश कुमार और धर्मेंद्र, ये पुराने कुछ ऑफिसर्स के नाम हैं जो इनने डाल रखे हैं। चलो अब इसका स्टैटिक पार्ट क्या है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट होती है। जो चीफ सेक्रेटरी होना एक अपने आप में काफ़ी अच्छी, मतलब एक बड़ी बात है। तो अब आपने ट्रिक क्या याद रखनी है इसकी कि दिल्ली के एडमिन में वर्मा जी का राज चलेगा, तो राजीव वर्मा। चलिए अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन नंबर 2 पे, जो कि है इंटरनेशनल अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मामले। तो अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे कि तिमोर लेस्ते किस रीजनल ग्रुप का 11वां मेंबर बना है। तो तिमोर लेस्ते जो है किस रीजनल ग्रुप का 11वां मेंबर बना है। तो आप सभी जानते हैं एशियन ग्रुप का जो है ये 11वां मेंबर बना है। आइए देखते हैं। तो देखो 47th एशियन समिट हुआ और ये समिट कहाँ पर हुआ, ये हुआ कुआला लुम्पुर में हुआ। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने तिमोर लेस्ते को ऑफिशियली घोषित कर दिया कि अभी 11वां मेंबर बन चुका है, 11वां मेंबर है ये इस एशियन समिट का, ठीक है। और ये 47वें नंबर का हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कुआला लुम्पुर में। बाकी देखो, बाकी जैसे हैं अदर ऑप्शंस, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अदर ऑप्शन देखिए, ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स में क्या हुआ है, ब्रिक्स की करंट अफेयर आप देखो कि ब्रिक्स में 6 नए मेंबर्स ऐड हुए थे, पर वो 2024 में थे। 6 नए मेंबर्स ब्रिक्स में भी ऐड हुए थे 2024 में। फिर G20 की बात करें तो G20 में अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ था 2023 में। और अभी ये एशियन में कौन ऐड हुआ है, ये जो क्या नाम है इसका, तिमोर लेस्ते ऐड हुआ है 11वें मेंबर के रूप में, ठीक है। चलो अब एशियन इसका स्टैटिक जी के देख लो कि जो एशियन है ASEAN,
इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, जकार्ता में। और ये जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना यानी फाउंडेशन की बात करें तो 1967 में ये फाउंडेशन हुआ है इसका, एशियन का। देखो अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक ये है, पसंद आए तो आप कर सकते हैं, अगर जो क्वेश्चन याद ना हो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। टीवी क्लिप ऑफ MBBS, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो टीवी क्लिप ऑफ MBBS यानी टी से आपका तिमोर लेते हैं, वैसे तो टी से तिमोर लेते हैं। एनीवेज ये कुछ खास ट्रिक है नहीं इसकी, इसको आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हो कि एशियन में 47वां मेंबर ऐड हुआ है, किसका, तिमोर लेस्ते को ऐड किया। सिंपल सी बात है ना। बस चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th पे। 7th देखो, यूथनेशिया को लीगलाइज करने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन सा है? सो दैट इज यूस्वाटर। कौन है? यूस्वाटर है। तो यूस्वाटर ने लीगलाइजेशन कर दिया, इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। यूस्वाटर और यूथनेशिया ई से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। सो अदर ऑप्शंस की बात करें तो अदर ऑप्शंस में आपका है ये यूरोगे ये इन्होंने पैसिव लीगल करा है इसको, और कोलंबिया ने कोर्ट से करा है। ओके, एनीवेज स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। इसकी स्टैटिक जीके है दैट यूस्वाटर की कैपिटल कौन है? यूस्वाटर की कैपिटल क्विटो है। कौन है कैपिटल यूस्वाटर की? क्विटो है। और यूथनेशिया भी ई से स्टार्ट हो रहा है और यूस्वाटर भी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट कतार के बीच में पीस समिट कहाँ हुई? तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और इजिप्ट कतार के बीच में पीस समिट कहाँ हुई, है ना। आपने ये बतानी है कि यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, और इजिप्ट कतार के बीच में पीस समिट कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है शर्म एल शेख में। सो गाज़ा में जो शर्म एल शेख में ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देख लो, जो कैरो है, कैरो, बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, कैरो से आप, कैरो क्या है भैया? कैरो जो है इजिप्ट की कैपिटल है, कैरो। दोहा कतार जो है, दोहा कतार की कैपिटल है, दोहा। जैसे पोहा होता है ना, ऐसे दोहा कतार की कैपिटल है। अब स्टैटिक जीके देख लो, शर्म एल शेख जो है एक रेड सी है। शर्म एल शेख जो है एक रेड सी के जो तट होता है यानी कोस्ट होता है ना, वहाँ पर एक स्थित है, एक फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है। शर्म एल शेख एक फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है बेसिकली, जो एक रेड सी के कोस्ट पर लोकेटेड है। तो ट्रिक क्या है इसकी कि शर्म यानी शेम, हम नॉर्मली हमें तो शर्म का मतलब यही पता है। तो आई उन्हें, इसलिए उन्होंने पीस समिट कर ली। किसने? इजिप्ट और यूएस के प्रेसिडेंट ने पीस समिट कर ली, उन्हें थोड़ी सी शर्म आ गई थी। चलो नेक्स्ट देखो, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है कि 47वां एशियन समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? तो इसका आयोजन हुआ था कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो देखो अब और चीज़ें देख लेते हैं। मलेशिया की कैपिटल है ये, जो कुआलालंपुर है ये मलेशिया की कैपिटल है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो देख लीजिए कि मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और जहाँ पर ये समिट हुआ है और जिसे प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने हेड किया है। किसने हेड किया है इस पूरी कन्वर्सेशन को? अनवर इब्राहिम ने हेड किया है, यानी लीड किया है पूरा। एशियन हेड क्वार्टर कहाँ पर है? एशियन हेड क्वार्टर है जकार्ता में, हेड क्वार्टर इसका जकार्ता में। और बैंकॉक में ये एशियन फॉर्म हुई है, यानी बैंकॉक में ये एशियन फॉर्म हुई है। अब देखो मलेशिया की करेंसी की बात करें तो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, दैट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया।
तो अब एशियन ने, ट्रिक इसकी क्या है जो फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एशियन ने कुआला में सब मिलने गए, एशियन के कुआला में, एशियन के कुआ में सब मिलने गए, तो कुआ से याद कर लो कुआला। तो कुआलालंपुर मलेशिया के कैपिटल है, मलेशिया की करेंसी क्या है, रिंगिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे। ओके, 10th क्वेश्चन ये रहा है, यूरोपियन स्पेस कंपनी बनाने के लिए किन कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया। तो यूरोपियन स्पेस कंपनी बनाने के लिए किन कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया है, बताओ कि यूरोपियन स्पेस कंपनी बनाने के लिए किन कंपनीज ने एक जॉइंट वेंचर किया है। ओके, तो देखो 3 कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया है यूरोपियन की स्पेस कंपनी बनाने के लिए, जिसमें है एयरबस, लियोनार्डो एंड थेल्स। एयरबस, लियोनार्डो एंड थेल्स, इन तीनों ने क्या करा है, इन तीनों ने एक जॉइंट वेंचर किया है ताकि यूरोपियन स्पेस कंपनी बन सके। सो एयरबस, लियोनार्डो एंड थेल्स, तो ये 3 कंपनीज मिलकर इलोन मस्क की स्टारलिंक को डोमेस्टिक अल्टरनेटिव देने वाली है। इलोन मस्क की जो स्टारलिंक है उसको एक अल्टरनेटिव देने वाली है। स्पेसएक्स यूएस की कंपनी है और इसरो भारत की कंपनी है। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे थे कि यूरोपियन में कौन सी, यूरोपियन स्पेस कंपनी में किन का योगदान है, तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि स्पेस में है ALT। कौन है, ALT है। A फॉर एयरबस, L फॉर लियोनार्डो और T फॉर थेल्स। स्पेस में ALT पर जाओ, ALT पर जाओ यानी एयरबस, लियोनार्डो और थेल्स। चलो अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 पर, जो कि है हमारा नेशनल न्यूज़ और स्कीम्स। नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय समाचार और कुछ योजनाएं, उनकी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय समाचार और योजनाओं की बात कर लेते हैं। देखो, PM मोदी ने RSS के 100 साल पूरे होने पर कितने रुपए का कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया। तो PM मोदी जी ने RSS के जो सेंचुरी जब पूरी हो गई यानी 100 साल पूरे हो गए, तो उनने कितने रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन जो रिलीज किया, दैट इज ₹100। हाँ जी, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, तो जो RSS की सेंचुरी मार्क हुई थी, सेंटेनरी मार्क करने के लिए, RSS की सेंटेनरी मार्क करने के लिए ₹100 का कॉइन रिलीज किया गया है और जिसमें भारत माता की इमेज भी लगाई गई है। देखो, 200 रुपये के कॉइन पे किसकी 200 रुपये का जो कॉइन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। 200 रुपये का कॉइन रानी छेन्नामा की विक्ट्री के लिए, तो 200 रुपये का भी कॉइन है वो रानी छेन्नामा की विक्ट्री के लिए। अब RSS की बात करें, RSS की स्टार्टिंग जीके की बात करें, तो RSS 1925 में बना और 1925 में KB हेडगेवार ने बनवाया है। 1925 में KB हेडगेवार ने, तो उन्होंने नागपुर में बनवाया है, उन्होंने नागपुर में इसे बनवाया है। तो इसकी ट्रिक क्या है, 100 साल और ₹100 का सिक्का। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। PM सेतु देखते हैं। PM सेतु योजना के तहत कितने ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। तो PM सेतु योजना के तहत कितने ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। तो देखिए 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए ₹62,000 करोड़ के बजट से 1000 ITIs को मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि यूथ में जो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। बाकी ये तो ऐसे ही ऑप्शंस दे रखे थे। अब देखो, PM सेतु का फुल फॉर्म क्या होता है। PM सेतु का फुल फॉर्म, सेतु मतलब स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो कैसे करेंगे, जैसे ही अपग्रेडेड ITIs होंगे। तो देखो इसकी ट्रिक याद कर लो भैया, 1000 ITIs को 1000 है, इसको हिंदी में 1000 कहोगे
तो 1000 ITI का क्या बन रहा है, सेतु बन रहा है। सेतु ब्रिज होता है ना, और सेतु की फुल फॉर्म क्या है, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने पल्सेस यानी भारत पल्सेस में दालों में जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनने का टारगेट उसका कब तक रखा है। भारत ने पल्सेस में दालों में आत्मनिर्भर भारत बनने का टारगेट कब तक रखा है कि आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो उसने 2030 से लेकर 2031 तक का टारगेट रखा है कि तब तक आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा पल्सेस में। देखिए, नेशनल पल्सेस मिशन के तहत 2030 से 31 तक पल्सेस प्रोडक्शन जो है वो 350 लाख टन तक पहुंचाने का टारगेट है। 350 लाख टन तक पहुंचाने का टारगेट है। और देखो 2047 तक डेवलप्ड इंडिया तक का पूरा प्रॉपर टारगेट रखा गया कि प्रॉपर डेवलप्ड इंडिया कर देंगे 2047 तक। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो देखो, इंडिया जो है, अभी अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो इंडिया जो है वो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है पल्सेस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिलहाल, ऐसी कोई बात नहीं है। और 350 लाख टन उनको लग रहा है कि वो पहुंचा देंगे, तो इसका मतलब पहुंचा भी देंगे, कोशिश रहती है सरकार की। तो 2030 तक की बात है। और जो कंज्यूमर भी है, इंडिया जो है वो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। कोशिश ये है कि भाई 30 साल तक, यानी 30 साल नहीं मतलब 2030 तक उनका टारगेट है कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े और हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। ट्रिक इसकी क्या है कि 30 साल तक दाल का मिशन है। 30 साल और तक दाल, 30 साल और दाल उसने ऐसे बनाया है। एनीवेज, आपको सिंपल ये याद ही रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। वंदे भारत के कितने साल पूरे होने पर सेलिब्रेशन अनाउंस हुए हैं। तो कितने साल, 100 साल पर नहीं, 150 साल पूरे हुए हैं तब जाके उन्होंने सेलिब्रेशन किया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, नेशनल सॉन्ग है ये क्या, वंदे भारत, और इसके 150 साल पूरे होते ही सेलिब्रेशन भी हुआ। देखो 200 साल की बात करें तो 200 साल जो है वो रानी छेन्नम्मा की विक्ट्री के लिए हैं, विक्ट्री में मनाए गए हैं 200 साल। तो 200 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं रानी छेन्नम्मा की विक्ट्री पे। अब स्टैटिक जीके में बात करें वंदे भारत की, तो वंदे भारत पहली बार किसका है, बंकिम चंद्र जी ने लिखा है। और जो नॉवल थी, नॉवल का नाम क्या है, आनंद मठ। नॉवल क्या है, आनंद मठ में लिखा था 1882 में। तो ये तो एक स्टैटिक पॉइंट है जो आपको याद होना ही चाहिए कि 1882 में। चलिए, तो वंदे भारत का 150 साल का जश्न, 150 साल का जश्न हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप ये किसने कंडक्ट किया है। तो ऑपरेशन गोल्डन स्वीप जो है ये कंडक्ट हुआ है DRI द्वारा, यानी DRI की फुल फॉर्म कहें तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन गोल्डन स्वीप को कंडक्ट कराया है। चलिए देखिए, तो DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया है। क्या ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। तो ऑपरेशन गोल्डन स्वीप चलाया है, गोल्ड की बहुत स्मगलिंग हो रही थी। तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया। अब बाकी जैसे देखिए, बाकी कुछ बात कर लें। देखो बाकी जैसे ऑपरेशन एक हिक्ची है, ऑपरेशन हिक्ची हाईची जो है वो इंटरपोल का है। ऑपरेशन हाईची किसका है, इंटरपोल का ऑपरेशन है। और CBI ने हाईची में पार्टिसिपेट किया। तो CBI ने हाईची ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, वो इंटरपोल का ऑपरेशन है। अब देखो, अब बात कर लेते कुछ स्टैटिक पॉइंट के जो आपने याद रखना है कि जो DRI है, कौन है, DRI कौन होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, DRI। तो DRI ने गोल्ड को स्वीप किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ तक तो बढ़ लिया, अब आते हैं अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ का। आइए देखते हैं स्टेट स्पेसिफिक यानी राज्य विशेष की न्यूज़। ओके,
तो देखो, भारत का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा घोषित हुआ है? भारत का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा घोषित हुआ है? हाँ जी, तो भारत का सबसे पहले जो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है वो है बलौद। बलौद वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का बलौद। अब आइए देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बलौद डिस्ट्रिक्ट में लगातार 2 साल तक 0 चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट आई है और इसलिए इसे घोषित किया है। अब बात करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट की, कि ये चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन के अंडर हुआ है। ये कौन सा कैंपेन है? चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन है। ट्रिक देख लीजिए, चाइल्ड मैरिज पर लोडे लग गए, चाइल्ड मैरिज पर लोडे लग गए, लोडे से याद करें इन्हें बलोड, बलोड लग गए, तो चाइल्ड मैरिज पर बलोड लग गया है और ये बलोड कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आते हैं माझे घर। माझे घर यानी मेरा घर, माय होम। ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये स्कीम लॉन्च करी है गोवा ने। तो गोवा ने लॉन्च करी है ये वाली स्कीम, माझे घर मेरा घर। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। अमित शाह ने गोवा के लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को, अमित शाह ने गोवा के लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को लैंड ओनरशिप राइट्स देने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो अमित शाह जी ने क्या किया है कि उनने देखा कि गोवा में जो मतलब जैसे सरकारी ज़मीन पर कई समय से लॉन्ग टर्म रेजिडेंट रह रहे थे, हालांकि वो ज़मीन उनकी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब ये ज़मीन तुम लोग रख लो, प्रूफ दिखा दो कब से तुम यहाँ पे रह रहे हो। तो इट्स ओके, उन्होंने कर दिया है और लैंड की ओनरशिप भी दे रहे हैं कि ठीक है अब तुम्हारे प्रॉपर नाम कर देते हैं जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं कब से। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र की बात करें अदर ऑप्शन में, तो महाराष्ट्र की भी एक स्कीम है, वो है शक्ति स्कीम। महाराष्ट्र की कौन सी स्कीम है? शक्ति स्कीम। चलो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं कि गोवा के करंट सीएम कौन है। गोवा के करंट सीएम का क्या नाम है? प्रमोद सावंत। गोवा के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत है। तो गोवा में घर, जी फॉर गोवा, जी फॉर घर, और स्कीम का नाम क्या है? माझे घर। ट्रिक हो गई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो, कोंडा रेड्डी पाली भारत का दूसरा फुली सोलर पावर्ड विलेज बना है और ये किस स्टेट में है? तो ये आपका तेलंगाना में है। तो कोंडा रेड्डी पाली जो है वो भारत का दूसरा, सेकंड नंबर का फुली सोलर पावर्ड विलेज है, गांव है, जो कि कोंडा रेड्डी पाली भारत का दूसरा एक गांव है और ये पूरा सोलर पावर्ड है, यानी इसमें सोलर पावर से ही सब कुछ होता है। तो पूरा फुली सोलर पावर्ड विलेज है और ये गांव ना तेलंगाना का है। ठीक है जी, चलिए देखो, तेलंगाना के नगर कुरनाल डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नगर कुरनाल डिस्ट्रिक्ट में 514 हाउस होल्ड्स को सोलर एनर्जी से कनेक्ट किया गया है। बाकी देखो अदर ऑप्शन में जैसे कि मोढेरा है, मोढेरा जो है वो गुजरात में है और गुजरात का ये पहला सोलर विलेज था। तो देखिए मोढेरा जो है वो गुजरात में है और ये गुजरात का पहला सोलर विलेज था। कौन? मोढेरा। सेकंड नंबर का कौन है? पहला मोढेरा है जो कि गुजरात में है, और दूसरा का क्या नाम है? दूसरा है अभी पता है आपको, कोंडा रेड्डी पाली, ये तेलंगाना का है और ये सेकंड नंबर पे सोलर विलेज है। चलिए देखिए अब ट्रिक देख लीजिए कि सोलर एनर्जी से गाना, यानी गाना बजेगा वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना का गाना बजेगा सोलर एनर्जी से, तेलंगाना में कोंडा रेड्डी पाली गाना गाएंगे। ठीक है, और पहला है मोढेरा जो कि गुजरात में है। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट त्रिनेत्र, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? त्रिनेत्र। ये किस सिटी की पुलिस ने लॉन्च किया है? एक प्रोजेक्ट है त्रिनेत्र नाम का, तो प्रोजेक्ट त्रिनेत्र किस सिटी की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये अकोला सिटी की पुलिस ने लॉन्च किया है। चल देखो, तो जो प्रोजेक्ट त्रिनेत्र है वो किस सिटी की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट त्रिनेत्र अकोला सिटी की पुलिस ने लॉन्च किया है। अब ये जो अकोला सिटी है ये कहाँ पर है? ये अकोला सिटी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। तो अकोला महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की पुलिस ने एक AI ड्राइवन
प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के लिए लॉन्च किया है, AI ड्राइवन है ये। चलो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। त्रिनेत्र का मतलब होता है तीन आँखें, तीन आँखें होती हैं। और अब तीन आँखें क्या है, जो सर्विलेंस दिखाती हैं, ठीक है। तो अब आप इसका ट्रिक याद कर सकते हैं, अकोला के तीन नेत्र, त्रिनेत्र। तो अब अकोला के तीन नेत्र हैं और अकोला है महाराष्ट्र की। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला, नागामलाई हिल्स। नागामलाई हिल्स किस स्टेट की 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है? नागामलाई हिल्स है, जैसे नागामलाई हिल्स है ना, ये कौन सी स्टेट की 4th यानी चौथे नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी BHS बनी है। तो कौन सी स्टेट की है? देखो ये है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की नागामलाई हिल्स, तमिलनाडु की 4th BHS बनी है, यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, एक इरोड डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, इरोड नाम का एक ज़िला है, इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित यह है साइट है। कौन सी साइट है भैया? इरोड डिस्ट्रिक्ट, जो इरोड ज़िला है उसमें, इस इरोड ज़िले में, इरोड ज़िला जो कि तमिलनाडु में है, हाँ जी देखो, तो जो इरोड डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, तो इसमें स्थित यह साइट है। कौन सी साइट है? नागामलाई हिल्स साइट है। और ये चौथी बायोडाइवर्सिटी वो बनी, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी। तो देखो अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट देख लो कि तमिलनाडु अरीतापति और कसमपति भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है तमिलनाडु के अंदर। अरीतापति और कसमापति ये भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। बाकी हमने अभी लेटेस्ट कौन सी देखी है? नागामलाई हिल्स देखी है, ठीक है। तो नागामलाई हिल्स देखी है, एक वो भी हो गई, तमिलनाडु में एक नागामलाई हिल्स हो गई। दूसरा अरीतापति, कसमापति, ये सब भी हो गए साइट्स। ये बायोडाइवर्सिटी की हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, चलो ट्रिक क्या याद रखनी है इसमें? वैसे कुछ है नहीं खास इसमें, ऐसे दे रखे हैं। नाग यानी वे स्नेक, विनो। तो या नाग ने तमिल सीखी। ओके, नाग ने तमिल सीखी। तो यू कैन लर्न कि नागामलाई हिल्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है, ऐसा हमने अभी करंट अफेयर में पढ़ लिया है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, अब अगले सेक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। परिस्थिति और पर्यावरण, इकोलॉजी परिस्थितिकी और पर्यावरण। देखिए ज़रा नेक्स्ट देखो, सब इसके हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो भारत की क्या रैंक रही है? सो भारत की 9वीं रैंक रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 9वीं रैंक पर आ गया है और एनुअल फॉरेस्ट गेन में इसका तीसरा स्थान है। एनुअल फॉरेस्ट गेन में, अगर एनुअली बात करें सो एनुअल फॉरेस्ट गेन में इसका तीसरा स्थान है। बाकी अगर बात करें जैसे रशिया की, तो रशिया फॉरेस्ट में फर्स्ट रैंक पे आता है। जैसे यूनाइटेड नेशन के हिसाब से इंडिया 9th रैंक पे और एनुअल फॉरेस्ट गेन के हिसाब से इंडिया तीसरी रैंक पे। बट रशिया की बात करें, रशिया जो है वो पहली रैंक पे आता है फॉरेस्ट में, रशिया जो है फर्स्ट रैंक पे आता है। एंड यूके एंड रशिया आता है, आई थिंक सो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपके कंकरेंट लिस्ट में भी आते हैं, और ऐसा 42nd अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आएंगे।
ट्रिक देख लीजिए, अब क्या याद करनी है इसमें। भैया जंगल है, जंगल बचाने में इंडिया को 9 से 10 नहीं हुआ। जंगल बचाने में इंडिया 9 से 10 नहीं हुआ, यानी उसकी रिपोर्ट 9वीं ही है अभी जंगल बचाने के मामले में, 9 ही है उसकी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कितनी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? महाराष्ट्र की कितनी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो कितनी बीचेस को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? 5 बीचेस को। कितनी बीचेस को मिला है? 5। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो चलो अब इसका देख लेते हैं, महाराष्ट्र की ब्लू फ्लैग में कितनी है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड जिन्हें मिला है, तो महाराष्ट्र के 5 बीचेस को मिला है। कौन कौन से हैं? एक है श्रीवर्धन, एक है नागांव, एक है पारनाका, एक है गुहागर और एक है लड़घर। इन बीचेस को भी ऑनर मिला है। तो कौन कौन से 5 है महाराष्ट्र के बीचेस? एक है श्रीवर्धन, एक है नागांव है, श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लाडघर। ठीक है जी। तो इनको क्या मिला है? ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, कि ब्लू फ्लैग फाउंडेशन जो है फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये डेनमार्क देती है। कौन देती है? डेनमार्क देती है। तो ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन ये कौन देती है? ये डेनमार्क देती है। तो ट्रिक है भैया, महाराष्ट्र की 5 स्टार बीचेस को 5 स्टार बीचेस को रखा है किसमें? ब्लू फ्लैग का टाइटल मिला है। नेक्स्ट देखिए, पाक बे दुआगोंग रिजर्व। तो यार ये पाक बे दुआगोंग रिजर्व ये कहाँ पर है, जिसे IUCN ने ग्लोबल मॉडल माना है? ये एक्चुअली मिक्स लैंग्वेज इसमें है, तो आपको ताकि इजीली समझ आ सके इसलिए ऐसी लैंग्वेज रखिए। देखो, पाक बे दुआगोंग रिजर्व कहाँ है और उसको वो कहाँ है, आपने ये बताना है कि पाक बे दुआगोंग रिजर्व कहाँ है जिसे IUCN ने ग्लोबल मॉडल माना है। तो ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में क्या है? पाक बे दुआगोंग रिजर्व है। नाउ बात कर लेते हैं अगर एक्सप्लेनेशन की, तो दुआगोंग को सी काऊ भी कहते हैं, और तमिलनाडु का ये रिजर्व जो है वो कंजर्वेशन मॉडल है। तमिलनाडु का ये जो रिजर्व है वो एक कंजर्वेशन मॉडल है। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, दुआगोंग मेरीन मैमल है। दुआगोंग को सी काऊ कह रहे हैं और सी काऊ है, और दुआगोंग एक मरीन मैमल है और पाकिस्तान इंडिया के गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है। ट्रिक क्या है? काऊ दुआगोंग, तो काऊ को नाडू ने देखा, तो दुआगोंग हो गया एक। तो काऊ मतलब दुआगोंग और नाडू यानी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं तमिलनाडु। तो जो पाक बे का एक दुआगोंग रिजर्व है, दुआगोंग को सी काऊ भी कहते हैं, उसको IUCN ने ग्लोबल मॉडल माना है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। चलिए अब अगला देखते हैं, साइक्लोन। एक सेकेंड। साइक्लोन मंथा का नामकरण किस देश ने किया है? तो साइक्लोन मंथा का नामकरण थाईलैंड ने करा है। हाँ जी, देखो थाईलैंड ने यह नाम दिया है, और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है फ्रेगनेंट फ्लावर। ठीक है, तो फ्रेगनेंट फ्लावर होता है। थाईलैंड ने नाम दिया साइक्लोन मंथा। शक्ति नाम जो है वो श्रीलंका ने दिया है, इसी को शक्ति नाम दिया है श्रीलंका ने। तो ऐसे शक्ति, ऐसे श्रीलंका, ये तो सिंपल रिलेट हो पा रहा है। अच्छा, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो जो WMO है ना, WMO का रीजनल नेमिंग सिस्टम क्या होता है? वो होता है साइक्लिक, वो साइक्लिक होता है। ट्रिक की बात करें, थाईलैंड ने मंथा बोला, सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक इसने बनाई नहीं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में
स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? तो हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन हो गई है हिमाचल प्रदेश में 83। तो हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और बताया कि 83 पॉपुलेशन हो गई है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है कि 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड 83 को कहते हैं 85, 83 को कहते हैं, सॉरी 83 कहते हैं, इसने 85 लिखा है, तो मतलब कि 85 के आसपास का फिगर है। उसके कहने का मतलब ये है कि स्नो लेपर्ड जो है वो 83 यानी 85, 85 के आसपास हो गया ना, तो स्नो लेपर्ड 85, 580 ऐसे इस तरह से हैं, इसके आसपास हैं, आसपास। ठीक है, सो यानी 83 हैं स्नो लेपर्ड। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे ही। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स थी अजीब व गरीब, पर कुछ ना कुछ आपको माइंड में ज़रूर जाएगा। अगले सेक्शन पे आते हैं, वो है हमारा स्पोर्ट न्यूज़, यानी खेल जगत की बात करते हैं। देखिए, इंडिया ने 7th SAFF अंडर-17 टाइटल किसे हराकर जीता है? तो इंडिया ने ये टाइटल किसे हराकर जीता है 7th SAFF टाइटल अंडर-17? तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके अंडर-17 टाइटल जीता है। देखिए, इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को 4-1 पेनल्टी शूट आउट में हराया। हाँ जी, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। मैच जो है वो कोलंबो में हुआ। अच्छा, मैच कोलंबो में हुआ, और वो कोलंबो कहाँ पर होता है? श्रीलंका में। मैच कहाँ पर हुआ था? कोलंबो में, दैट इज़ इन श्रीलंका। नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए, फुटबॉल में बांग करके जीता इंडिया। फुटबॉल में बांग करके जीता इंडिया, यानी बांग्लादेश को हराकर जीता इंडिया। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कह रहा है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली प्रीति स्मिता भोई किस स्टेट से हैं? तो एशियन यूथ गेम्स 2025 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली प्रीति स्मिता भोई किस स्टेट से हैं? तो वो है आपकी ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये 16 साल की ओल्ड वेट लिफ्टर है। 16 साल उम्र है इनकी और ये वेट लिफ्टर है। इन्होंने 44 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करी है। 44 kg कैटेगरी में 92 kg वेट लिफ्ट करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। मतलब 44 kg वाली कैटेगरी में 92 kg वेट लिफ्टिंग करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, किसने? तो देखिए, प्रीति स्मिता भोई ने, जो कि ओडिशा की हैं। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। गेम्स जो है वो हुई मानामा बहरैन में हुई थी। तो ये जो गेम्स हैं एशियन यूथ गेम्स से कहाँ पर हुई हैं? मानामा बहरैन में हुई है। ट्रिक देख लेते हैं, जो क्वेश्चन है उसको कैसे याद करना है कि भैया प्रीति स्मिता भोई ने ओडिशा का नाम किया। भोई को हम कह रहे हैं मतलब बेटी ने, मतलब ओडिशा का नाम किया। तो ये प्रीति स्मिता बेटी हैं, इन्होंने ओडिशा का नाम किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइड वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होस्ट किया जाएगा? तो ये होस्ट किया जाएगा फाइड वर्ल्ड कप 2025, ये होस्ट करेंगे गोवा के अंदर। कहाँ पर? गोवा में। देखो, गोवा एक प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट को होस्ट करेगी। गोवा जो है एक प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट को होस्ट करेगी, जिसका एंथम दलेर मेहंदी ने गाया है। इसका एंथम भी होता है, और वो कौन गा रहे हैं? दलेर मेहंदी गा रहे हैं। तो एंथम का टाइटल क्या है? इट्स योर मूव। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स योर मूव। ट्रिक देखिए, गोवा में होगा चेकमेट। तो गोवा में इस बार चेकमेट होगा। गोवा में एक चेस का टूर्नामेंट होगा, और फाइड वर्ल्ड कप 2025 भी कौन होस्ट कराएगा? गोवा होस्ट कराएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का जो किताब जीतने वाली है वो पहली इंडियन कौन है?
सो मिस यूनिवर्स 2025 का किताब जीतने वाली पहली इंडियन कौन है? तो वो है शेरी सिंह। कौन है? शेरी सिंह है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनीला जो कि फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में इन्होंने 120 कंटेस्टेंट्स को हराकर इतिहास रचा है। 120 कंटेस्टेंट्स को हराया है इन्होंने। बाकी देखो जो हरनाज है वो मिस यूनिवर्स है 2021 की। हरनाज मिस यूनिवर्स है। मानुषी मिस वर्ल्ड है 2017 की। ठीक है। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मिस यूनिवर्स बनने पर शेरी ने किया टॉप। शेरी कह लो, चेरी कह लो, तो चेरी ने है टॉप पे। तो शेरी सिंह जो है, इन्होंने फिलहाल की बात हो रही है, इन्होंने किताब जीती है 2025 की। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे 30th पे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की 10वीं रैंक रही है। ठीक है। और भारत ने टोटल 22 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 तो गोल्ड हैं, 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है जी। तो 6 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज हैं, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। और रैंक कौन सी है? रैंक 10वीं रैंक हासिल किया है। ब्राज़ील ने इस मेडल टैली में टॉप किया है। ब्राज़ील ने जो है ये मेडल वाला है, उसमें टॉप किसने किया? ब्राज़ील ने। सो टॉप पे कौन है? ब्राज़ील है। और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई 2025 में, भारत की रैंक है 10वीं। पहली रैंक किसकी है? पहली रैंक है ब्राज़ील की। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। ट्रिक देखो, पैरा एथलीट्स ने 10 में 10 परफॉर्म किया, यानी 10th रैंक है पैरा एथलेटिक्स की। अब आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज़ रैंक, रिपोर्ट एंड इम्पॉर्टेंट डेज। रैंक, रिपोर्ट और इम्पॉर्टेंट दिवस। देखो नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की आई है 112वीं रैंक। भारत की आई है कितनी? 112वीं रैंक आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। देखिए, इंडिया जो है वो पिछले साल आया था 111 पे, वरना 111 पर था, और अब गिरकर 112 पर आ गया है, यानी गिर गया है इसका स्टेटस। ठीक है, थोड़ा सा ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करें तो। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, कि ये जो इंडेक्स है ये कंसर्न है वर्ल्ड वाइड इंडेक्स होता है, ये आपको पता है, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। और वेल्थ हंगर लाइफ पे होता है। ठीक है, ये रिलीज होता है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है भैया, भूख बढ़ी तो भैया इमरजेंसी नंबर यही होता है ना। तो इन्होंने क्या 1112 जो इनकी रैंक है, यानी। नेक्स्ट देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 85 रैंक है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। तो इंडिया की जो रैंक है वो 80 से गिरकर हो गई है 85, और सिंगापुर जो है इसमें रहा है टॉप पर। अब हेनले पार्टनर्स क्या है? हेनले पार्टनर्स एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी है। हेनले पार्टनर्स कौन है? एक ये ब्रिटिश कंसल्टेंसी है। तो अब इसकी क्या ट्रिक याद करोगे कि भैया हेनले, देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है, ऐसे याद करोगे, इसमें याद करोगे आप कि पासपोर्ट के लिए 85 चक्कर लगाए। कितने? 85, यानी 85 चक्कर लगाए हैं। आ जाओ, अब कुछ डेज की बात भी कर लेते हैं। नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जब 31 अक्टूबर आ गया तो इन्होंने कहा कि चलो 3 और 1 को एक साथ करें, और 31 अक्टूबर को इन्होंने मनाया नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय की एकता दिवस।
तो देखो ऐसा इसलिए होता है, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस बार 150th हुई थी इस साल पर, इसलिए मनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो भैया एकता का लास्ट 31 अक्टूबर ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। 1932 में आईएएफ इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुआ था 1932 में। तो देखो 32 में इस्टेब्लिश हुआ था, 8 अक्टूबर। देखो अब जैसे ये 8 है एंड 8 चौक 32 होता है ना, तो 1932 ऐसे याद कर लो, इंडियन एयर फोर्स डे। एंड 2025 के हिसाब से 93rd फाउंडेशन डे मनाया गया था। बाकी ऑप्शन देखो, जैसे 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को तो आर्मी डे मनाते हैं, जैसे 15 जनवरी है ना आज, एंड आज आर्मी डे मनाया गया। फिर 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, आपको पता होना चाहिए। आर्मी डे 15 जनवरी, 4 दिसंबर नेवी डे। तो ट्रिक है भैया, आसमान में 8 बनाते हुए प्लेन्स। ओके, एनीवेज मैंने आपको इतनी सिंपल सी ट्रिक बनाई है, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर 2025, इसकी थीम क्या है? तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2025 और इसकी थीम क्या है बताओ? वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2025, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सिंपल, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। तो FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका जो FAO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर, इटली में है। इसकी 80th एनिवर्सरी पर ये थीम रखी गई कि भाई हैंड इन हैंड फॉर द बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। ट्रिक है भैया, खाना जो है वो हैंड इन हैंड होना चाहिए, हैंड इन हैंड खाओ। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रक्षा और तकनीक वाले सेक्टर पे। तो देखो BRO ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है। और ये कहाँ पर बनवाया है? ये बनवाया है मिगला पास पर। किधर? मिगला पास पर, वो लद्दाख में है ना, ठीक है जी। और जो मिगला पास है लद्दाख में है, तो ये इसमें उमलिंगा पास से भी अब इसका जो है वो हाइट ज़्यादा हो गया है। तो मिगला पास कहाँ पर है भैया? लद्दाख के अंदर है, ठीक है। तो ये काम भी किसने कराया था? ये भी पर्पसफुली हुआ था ये काम, इसलिए ये न्यूज़ जो है वो डिफेंस के अंडर आती है। आपको सारे लेक्चर्स देखते हुए चलने हैं। चलिए आगे देखते हैं, वैसे ऑलमोस्ट ही डन। चलो अब आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 9 पे। ये हो गया वैसे हमारा ऑलमोस्ट बैंकिंग रिपोर्ट और इकॉनमी पे। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला आपको बताया ना कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत की है 85 रैंक। पहले इंडिया की रैंक 80 थी, अब 80 से गिर के 85 हो गई है ना। और ये आपको बताया था कि 112 इसका हंगर इंडेक्स है और पहली रैंक इसमें हंगर इंडेक्स में सिंगापुर की है। हेनले इंडेक्स जो है वो वीज़ा फ्री एक्सेस को मेजर करता है, आपको सबको पता होना चाहिए कि हेनले इंडेक्स क्या करता है? वीज़ा फ्री एक्सेस देखता है। तो उस हिसाब से तो पासपोर्ट के लिए अब 85 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट देखो, अनक्लेम्ड अमाउंट जो है वो कितने साल इनएक्टिव रहने पर RBI के रूल्स के मुताबिक होता है? मतलब कि ये अमाउंट जो है अनक्लेम्ड अमाउंट है, तो कितने साल पर इनएक्टिव रहने पर RBI के रूल्स के हिसाब से भाई कहते हैं कि अमाउंट जो है मतलब अनक्लेम्ड है। तो इसका आंसर है 10 साल, 10 साल, ठीक है, 10 साल तक। तो देखिए अगर बैंक अकाउंट में 10 साल तक इनएक्टिव रहोगे तो उसका पैसा अनक्लेम्ड हो जाता है। और 2 साल इनएक्टिव काउंट होता है, पर अनक्लेम्ड जो है 2 साल में कहते हैं कि अगर 2 साल तक नहीं करा तो इनएक्टिव माना जाएगा अकाउंट, और 10 साल तक तो
अनक्लेम्ड, क्लेम भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है कि भैया ये पैसा जो है वो DEA यानी डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में जाता है। DEA के फंड में जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाता है। निमोनिक देख लो, 10 साल बाद पैसा देश का हो जाता है, यानी DEA का हो जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड का। सही है। अब देखो नेक्स्ट हमने एक लास्ट सेक्शन एक और रखा है इसमें क्विज में, दैट इज असर्शन रीजन के क्वेश्चन रखे हैं, कथन और कारण। आइए असर्शन रीजन भी देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है कतार UPI अडॉप्ट करने वाला, कतार जो है वो UPI अडॉप्ट करने वाला 8वां देश बन गया है, 8वां देश बन गया है, ये असर्शन है। रीज़न ये कह रहा है कि UAE दुनिया का पहला देश था जिसने UPI अडॉप्ट किया था। तो बताओ क्या बोथ असर्शन एंड रीज़न सही है एंड आर एक्सप्लेनेशन है उसकी, या बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन, देन A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, या फिर आपको पता ही है A इज़ फॉल्स R इज़ ट्रू। दोनों बातें ही सही हैं। तो पहली बात देखो कि कतार जो है वो UPI को अडॉप्ट करने वाला 8वां देश है, कतार जो है UPI को अडॉप्ट करने वाला 8वां देश है, और जो UAE है ये दुनिया का पहला देश है जिसने UPI अडॉप्ट किया था। दोनों बातें सही हैं, पर जो आप ये नहीं कह सकते कि पहली बात जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रही है, पहली बात जो है उसको एक्सप्लेन कर रही है, या फिर R जो है वो इसका रीज़न जो है इसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, नहीं, ये नहीं आप कह सकते। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए बात दोनों ही सही है कि कतार वाकई 8वां देश है, और भूटान और नेपाल के बाद UAE ने भी UPI अडॉप्ट किया था, पर UPI की UAE की अडॉप्शन जो है वो कतार की 8वीं रैंक का रीज़न नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर नेशन वाइड सेलिब्रेशन होंगे। सही बात है, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो बताओ इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था? नहीं तो देखो यहाँ पर असर्शन तो सही है बट रीज़न फॉल्स है, इसका ऑप्शन C होना चाहिए। देखते हैं बाकी, हाँ जी C ही है। तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, टैगोर जी ने नहीं लिखा है। सेलिब्रेशन वाली बात तो सही है। तो ये आपका क्विज़ वाला लेक्चर तो हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा करंट अफेयर का ये क्विज़ का तरीका। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहिएगा। बट पॉइंट ये है कि आपको सारे लेक्चर देखने हैं, वरना फिर कोई पॉइंट नहीं है। आपको तभी लेक्चर का बेनिफिट है जब आप कंप्लीट देखोगे, छोड़ के नहीं देखने। जितने डाले जाएंगे आपको प्लीज़ सारे देखने हैं करंट अफेयर के, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू गाइस।